So before I begin this session, I just want to say one line. जो स्त्री पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ती है, वो सिर्फ न्याय के लिए ही नहीं, पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रही है। और आज इस पैनल में आपके सामने उन्हीं में से कुछ हीरे हम चुन के लाए हैं और टाइम की कमी होने की वजह से हम जल्दी से शुरू करते हैं। इंदु दीदी, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपसे आप कुछ उन लोगों में से हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, yes. जो इस प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म होने दे रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़े। तो ये जर्नी आपकी कैसी है और किस तरीके से आप काम करते हैं? क्योंकि समय का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे भाइयों, सभी को प्रणाम है। मैं लखनऊ से हूँ, डॉक्टर इंदु सुभाष। जब मैं इस मूवमेंट में आई थी तो मुझे ये चीज़ कमी खली जो आज अभी बात उठी है, ये इतनी अच्छी बात उठी है कि जो लोग फाइटर हैं, अगर वही वकील बन करके किसी की हेल्प करते हैं तो मुझे लगता है वो दिल से हेल्प करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो मैंने काम किया है, उससे पहले मैं लास्ट का बताना चाहूँगी कि मैं पारिवारिक न्यायालय में फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट रही हूँ करीब 1.5 साल। हमारे सामने जो सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं मेरे भैया, और वो उस समय प्रोसिक्यूशन कमिश्नर थे, तो उनकी निगाह गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं माननीय डीएम सर के आदेश से कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की मुख्य सलाहकार बनी। इसके साथ साथ दोनों कोर्ट्स में जो और जजेस थे, हमने कोर्ट्स में ये देखा कि जो वकील हैं उनको वास्तव में वकालत का कोई ज्ञान नहीं है। वो भी समझ लीजिए कि एक तरीके से वुमेन की तरफ ही चलते हैं और भरण पोषण के केसेस सबसे ज़्यादा थे। तो ये जो चीज़ थी, देखी कि वकीलों में वो पैशन ही नहीं है कि मर्द को दर्द होता है या मर्द सच बोल रहा है। मैंने भी अपना नाम वहाँ डिस्क्लोज़ नहीं किया था। मेरे विजिटिंग कार्ड पे केवल मेरा नाम और मेरा नंबर और ये परिवार कल्याण विशेषज्ञ लिखा रहता था। कुछ ऐसे केसेस हमने किए थे वहाँ पर कि ये 2 काउंसलर्स कोर्ट में होते हैं, हमारी सीट उससे ऊपर थी। हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जज विवेक वर्मा जी ने इसको स्टार्ट किया था और ये ऐसे करके राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश जो 2018 का जजमेंट था, जिसमें परिवार कल्याण समितियां कोर्ट्स में होनी चाहिए, उसी के तहत ये एक चयन था। ये ऑनरेडी सीट थी। मैं बिल्कुल अपने घर से 60 किलोमीटर आना जाना फ्री में किया है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन जो संतुष्टि मिली वहाँ पे काम करने में, भैया जानते हैं सत्यप्रकाश जी, 1200 केसेस बिल्कुल ज़ीरो कर दिए, फाइलें ज़ीरो कर दी जो 22-22 साल से चल रहे थे। क्योंकि उसमें ज़रूरत किस चीज़ की थी कि स्ट्रॉन्ग मीडिएशन हो, जिसमें दबाव भी हो, प्यार भी हो, मनुहार भी हो और डांट भी हो। और जो लड़कियां हैं जो गलत बोल रही हैं अपने वकील या अपने पेरेंट्स के उसमें प्रभाव में आकर के, उनको एक माइंडसेट अलग से बैठा के किया तो उन्होंने तलाक पे साइन किए या फिर वो साथ गई। उसमें भी मैंने बराबर फॉलोअप रखा। कुछ केसेस इतने तगड़े थे उसमें कि लड़कियां कंफ्यूज कर रही थी। एक आई थी बिल्कुल सिर ढक के यहाँ तक और सिंदूर यहाँ तक और वहाँ तक, तो वो केस में भूलती नहीं हूँ एक्चुअली। तो जो केस में मासूम चेहरे दिखाई देते हैं कोर्ट्स में, जो भरण पोषण के लिए आते हैं, तो मैंने उसको पहले मैंने सुना, फिर उसके हस्बैंड ने कहा कि मैम मुझे सुन लीजिए। उसके हस्बैंड ने हमें फटाफट सारी उसकी सेक्स रैकेट में जो वो काम करती है, अपने ही बिस्तर पर 4 बच्चों के सामने 4 आदमियों के साथ वो सेक्स कर रही थी, वो सारी वीडियोस दिखाई कि मैम ये सेक्स रैकेट है जो फलाने मोहल्ले में पड़ा था। हमने तुरंत डीजीपी ऑफिस फ़ोन करके इसकी पूरी फुटेज 1 घंटे के लंच में मंगा ली। क्योंकि मैं पुलिस के साथ 7 साल काम कर चुकी हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो पुलिस मेरी आवाज़ पहचानती थी। फटाफट सारा आ गया। जैसे ही जज साहब जो कोर्ट में बैठने को थे, प्रधान न्यायाधीश, मैं उनके चैम्बर में गई। मैंने कहा सर आप इस केस के बारे में पहले पूरा देख लीजिए कि झूठा केस आपके कोर्ट में आज प्रस्तुत हुआ है। सर ने देखा, सर ने क्या किया, जैसे ही कोर्ट के अंदर आए उन्होंने वकील को बुलाया कि मैं आज तुम्हारा जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करता हूँ, क्योंकि तुम झूठे केसेस कोर्ट के अंदर लाते हो। इस तरीके से हमने कई झूठे केसेस पकड़े और वकीलों ने कहा कि आप हमारी रोटी ले जाएंगी। जी, ग्रास रूट लेवल पे मैंने जो काम किया है विद इन 5 मिनट्स बताती हूँ। हमने स्कूल टू स्कूल जाकर के, मॉर्निंग प्रेयर्स में जाकर के करीब 3.5 लाख बच्चों को तो मैंने ही खुद प्रेयर कराई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। भगवान को आपने नहीं देखा पर अपने दादा दादी को, अपने माँ बाप को आपने देखा है। अगर घर में झगड़ा होता है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे। इसके लिए हम 3 दिन पहले जाकर के स्कूल से बात करते थे और ये काम जब हमारा चला तो हमने बहुत सारे केसेस को लिया। इसके साथ हमने कॉलेजेस में जाकर के यूथ ब्रिगेड में काम किया और बच्चों को, उसमें लड़कियों को विशेषकर जोड़ा।
आज मेरे ग्रुप में करीब 15 से 20 हज़ार बच्चे हैं और ऑल ओवर इंडिया से करीब 25 से 30 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं विद देयर फैकल्टीज़। ये इंटर्नशिप करते हैं हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट और हम इनको सेलिब्रिटीज़ से, यानी जो आइकन्स हैं हमारे समाज में, उनसे हम उनसे बात कराते हैं। ऑनलाइन जो हमारे वेबिनार्स होते हैं उसमें DGP हो या गवर्नर सर हो, ये ऐसे लोग आते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने लोगों को एक लेमैन जानकारी दी है पॉडकास्ट के थ्रू कि भाई आपको जब भी कोई केस हो आप अंदर मत भागिए घर के कि आवाज़ दबानी है, बाहर निकलो, लड़की को चिल्लाने दो। अगर वो चिल्ला रही तो कम से कम आपका मोहल्ला तो विटनेस बनेगा कि बहू चिल्लाती थी, अपने माँ बाप को, सास ससुर को गाली दिया करती थी। कभी भी उसमें आर्गूमेंटेशन मत करिए, सीधे DGP को चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख कर के पूरी घटना बताइए कि लड़की ने ये किया है, हमारे ऊपर FIR हो सकती, कृपया इस चिट्ठी को संज्ञान में लिया जाए। चूँकि मैं पुलिस के साथ 7 साल काम कर चुकी हूँ, DGP सर के साथ, तो मुझे वो सेल पता है कि वो चिट्ठियाँ कहाँ लगती थी। इसके साथ हमने मीडिएशन पर बहुत फोकस किया। मैं इंडियन आर्मी की आज भी चीफ काउंसलर हूँ पूरे भारत के लिए, जहाँ हमने मेन की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। जिसमें लोग कहते हैं कि आवा में महिलाओं की चलती, ऐसा नहीं है। मैंने जाकर के उस सीन को पूरा बदल दिया है। वहाँ हम पूरी तरह सुनते हैं उस चीज़ को। और मैं उसमें काउंसलिंग देर करके करती, जिससे कि हम उनके पर्दे को फाश कर सकें। इसके साथ योगी गवर्नमेंट में एक पैनल बना, वरिष्ठ नागरिक आयोग का मेरा चयन हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में एक अकेली महिला हूँ जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के जो दिक्कतें हैं, आप यकीन जानिए जितनी भी कॉल्स हमारे पास आती हैं उसमें 70% कॉल केवल बहू के प्रताड़ना से है। और ये बिल्कुल प्रतिपादित है कि आज बुज़ुर्ग जो है वो उसी चीज़ से परेशान हैं कि घर में बहू गलत आ गई है। तो हमें ज़रूरत है जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको संस्कार देने की, उनको ब्लैक एंड वाइट बताने की कि ये सही है, ये गलत है, वो गलत मार्ग पे ना जाए। साथ साथ लड़कों को भी सिखाने की कि वो किचन के काम पर भी लड़ाई होती है। तो हम लोग इस तरह के सेमिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं। काम बहुत है, जिसको करना हो उसको करना होता है। मेरा एक स्लोगन है जिस पर मैं काम कर रही हूँ कि अगर किसी मकसद के लिए आप खड़े हैं तो पेड़ की तरह खड़े होइए, और अगर गिरना है तो बीज की तरह गिर जाइए, जिससे बिखर करके फिर से पेड़ पैदा हो जाए। थैंक यू। हमें मिल करके काम करना होगा। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा अगला क्वेश्चन ज्योति जी आपसे है। आपने 2 बुक्स लिखी हैं, आपकी फैमिली ने कुछ पर्सनल फील किया है, तो मैं 2 क्वेश्चन को क्लब करती हूँ बिकॉज टाइम की कमी है। वो बुक्स किस बारे में हैं और उसमें आपने क्या, व्हाट यू हैव पोर्ड इन दोज बुक्स। और दूसरा क्वेश्चन, जो सुसाइड करेक्शन पे मेजर्स हुई हैं, कितनी हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं, इसमें क्या हो सकता है। और ओके, जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए ये था कि जब तक आपको खुद दुखता नहीं है तब तक आपको दर्द का पता नहीं चलता। तो पर्सनल ट्रेजेडी, आई लॉस्ट माई ब्रदर इन 2012। उसके बाद मेरा ये मिशन शुरू हुआ था। आई मेट एवरीवन हियर, जितने भी लोग हैं, सो वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो मेनी ईयर्स। वहाँ से शुरू हुआ था। पहली बुक जो मैंने लिखी थी अनुराग, वो मेरे भाई की कहानी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो तो कहानी कहने से पहले चला गया, ठीक है, उसको तो जाना ही नहीं किसी ने भी कोर्ट में, तो मैंने ही रिप्रेजेंट किया था उसका पूरा केस जाकर। फिर मुझे लगा कि उसके साइड की स्टोरी सुनने तो वाला नहीं है कोई भी, ठीक है, तो एक किताब फॉर्म में लिखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो फिर मैंने वो लिखा। उसके बाद डिमांड आई दोबारा, जब मैं लिख रही थी कि एक भाई की कहानी लिखेंगी, बाकियों की नहीं लिखेंगी। तो फिर एक और मैंने बुक लिखी जिसके टाइटल का आइडिया मैं बोलना चाहूँगी। फिल्म मेकर हैं संजीव पुंडीर, यहाँ पे नहीं है अभी, हाँ वो नहीं आ पाए, मुंबई में हैं। उन्होंने मैंने कंपाइल कर लिया था और फिर कुछ लोगों ने बोला नाम बदल दीजिए, कुछ ने बोला नहीं वैसा का वैसा ही रखिए सब कुछ। तो वो लड़का हुआ है उसका नाम है, और वो जो है कहानियों का संकलन है, रियल स्टोरीज़ हैं। उसका मैंने इंग्लिश संस्करण भी अभी उतारा है, कॉन्ग्रेट्स इट्स अ बॉय। वो आ रहा था कि सब लोग हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन करवाया। तो ये था पूरा कि वो बुक्स हैं और वो अवेलेबल भी हैं जिसको भी खरीदनी है। तो ये वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आदमी ने महिलाओं की कहानी कही तो बहुत अच्छे तरह से, बहुत सहृदय कही, लेकिन महिलाओं की कहानियों में पुरुष हमेशा विलन होते हैं। तो मैं एज इट इज़, आपको बहुत कोई साहित्यिक स्तर पर बहुत अच्छा ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वो कहानियाँ वैसी की वैसी हैं जैसे उस पुरुष ने भोगा, तो वैसा मैंने रखा। और बहुत सारे सिनेरियोज़, क्योंकि यहाँ पर तो एक्टिविस्ट बैठे हैं, उनको लगेगा ये तो मेरी कहानी है, ठीक है, तो वैसा ही रखा। और वो उनकी कहानियाँ हैं और उनकी ज़ुबानी सुनी मैंने, उतारा और फिर वैसा है। माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि सुसाइड करेक्शन पे क्या मेजर्स हुई हैं और क्या और हो सकता है।
ऑल राइट। सुसाइड प्रिवेंशन। हाँ, सुसाइड प्रिवेंशन पे हाँ मैंने ये वाला उसके बाद जब ये सब ऑथर वाला काम चल रहा था, साथ साथ में मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पॉक्सो, सुसाइड अवेयरनेस, ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज किए क्योंकि मुझे पता था। तो अभी क्या होता है कि जब भी आप कॉरपोरेट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, उनके प्रॉब्लम्स होने से वहाँ पर उनको कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। और हमको पता है कि पॉश के चक्कर में एक दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ सुइसाइड्स हुए हैं। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि व्हेन दैट थॉट इज़ कमिंग इन योर माइंड देयर शुड बी समथिंग। तो फिर आई वाज वर्किंग विद दी, अभी चीनू मैम जो थी उनके साथ भी काम किया है हमने, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, एक ऐसे हेल्पलाइन नंबर निकाला, एक कंपनी बनाई श्रुत सखा नाम की, ठीक है, संस्कृत नेम, श्रुत मतलब सुनने वाला, सखा मतलब फ्रेंड। जस्ट कॉल, टॉक, कोई थेरेपी नहीं है यहाँ पे क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। मेरे को ये समझ में आया लिसनिंग स्पेसेस नहीं है। जो मैं जब जाती हूँ, जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने का मेन मेरा यही था कि आई विल गो एंड कनेक्ट टू दोज पीपल जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, एक्टिविस्ट नहीं है, वो तो अपने काम में बिजी है ना, वो पैसे कमा रहे क्योंकि पैसे भी कमाने हैं आदमी को। तो अब मैं वो जाती हूँ, जब वो लोग पूछते हैं तो फिर हम कहाँ जाएँ, नाउ आई हैव, अब यहाँ पे इतने सारे प्लेसेस भी हैं, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, whatever is available to you. So that was the thing. Gaps जो हैं वो यही हैं, सुन लो पहले, बाकी बात के बाद में होंगी। उसको थेरेपी की ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट लिसन टू दैट मैन, भाई है आपका, फ्रेंड है आपका, कोई भी है, उसकी बात सुन लो, बेवकूफ़ी भरी लगेगी फिर भी सुनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट आई मूव टू अंतरा जी। अंतरा जी, आप नॉर्थ ईस्ट में इस मूवमेंट को चला रही हैं। नॉर्थ ईस्ट हमेशा ऐसे माना गया है, मेनलैंड में जो हो रहा है वहाँ कुछ अलग ही होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। सो इस मार्जिनल मूवमेंट को चलाने में आपका इसका इंटरेस्ट आपको कैसे आया? और दूसरा मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका यूट्यूब चैनल जो कि फेमिनिस्ट मास कंप्लेंट की वजह से बैन हुआ था, सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट, व्हाट हैपेंड इन दैट? Yes, first I'll start with the story behind Form in India, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। तो पुरुष मुझसे एक बात पूछते हैं कि व्हाट इज़ मेंस राइट्स। पुरुष महिला से पूछ रही है व्हाट इज़ मेंस राइट्स, मतलब उनको खुद ही नहीं पता कि मेंस राइट्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। मैं उनको बोलती हूँ एक किताब का पहले का जो 2-3 पन्ने हैं, पहले के जो 2-3 पन्ने हैं, जो प्रीफेस, ऑथर्स नोट्स वगैरह, जिसे मैक्सिमम लोग यूजलेस समझकर पढ़ते ही नहीं है, वही है मेंस राइट्स। मतलब एक किताब, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि मुझे चैप्टर 1 चाहिए, लेकिन उसके पहले वो भी तो ऑथर नहीं लिखी है, उसमें ऑथर्स नोट है, डेडिकेशन है, प्रीफेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द बुक है, और वही है मेंस राइट्स। तो फॉर्म इन इंडिया के जो फाउंडर है मिस्टर दीपांकर घोषाल, 2016 को उसकी कोर्ट मैरिज हुई थी, एंड आफ्टर जस्ट 2 months ऑफ द मैरिज उस पर उसकी वाइफ ने केस फाइल कर दिया था। इट वॉज अ लव मैरिज एंड केस फाइल कर दिया था। तो दीपांकर के जो फादर थे, he recently passed away, so he was a very renowned homeopathy doctor in north east. तो उनके लिए ये डिफेमेशन जैसा हो गया कि मेरे बेटे पर बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए, एंड शी ऑल्सो इम्प्लिकेटेड दीपांकर्स मदर। तो घर का माहौल ख़राब हो गया और पिता ने अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया टोटली। तो दीपांकर को सुसाइडल थॉट्स आने लगे, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन वो लड़ता गया। और उस टाइम पे दीपांकर की एज सिर्फ 24 साल की थी। वो लड़ता गया एंड देन केम ए टाइम जब बहुत सारी केसेस की थी लड़की ने, और बहुत सारी केसेस डिसमिस कर दी गई ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि सारे के सारे झूठे केसेस थे। फिर एक टाइम आया जब उसके फादर को समझ में आया कि नहीं, गलती मेरे बेटे की नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिली में ये देखा गया है कि जब आपके बच्चे के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे कि मेरे अगेंस्ट अगर किसी बच्चे ने कंप्लेन किया है तो मुझे ही आके गाली देंगे या पीटेंगे कि मैंने ही गलत किया है। तो वही सिचुएशन हुआ था। एंड देन वी थॉट कि नो, आई थिंक देयर शुड बी समथिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डाउरी सिस्टम नहीं है। आपको ये पता होगा कि जो वेडिंग्स वहाँ होती है, जो एसएमएस वेडिंग्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे लड़के ही ज्वेलरीज लेकर दुल्हन को देते हैं, मतलब द ग्रूम साइड है। इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। हाँ, मैट्रियार्कल है बेसिकली। और जो मेघालय है वो तो पूरा मैट्रियार्की है, वहाँ पे लड़के शादी करके लड़कियों के घर जाते हैं। बल्कि हालांकि वो बाकी साइड्स में नहीं है ऐसा, बट डाउरी सिस्टम वहाँ पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में देयर इज़ नो डाउरी, क्योंकि ज्वेलरी, कपड़े वगैरह लड़के ही
मतलब जो ग्रूम साइड है वही लेकर आते हैं। फिर भी वहाँ केसेस है, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्योंकि लोग इसके बारे में वहाँ बात नहीं करना चाहिए, वहाँ पे चाहते नहीं क्योंकि वहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है और उस जगह के माइंडसेट्स कुछ अलग है, लोगों के माइंडसेट अलग है वहाँ पे। तो ऐसे बहुत से केसेस हमें मिल रहे हैं। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, सो मेरे एक स्टूडेंट को भी ऐसे फंसाया गया एक BNS 69 केस में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें मिलते गए। सो वी थॉट कि वी शुड कम अप विद समथिंग। तो पहले हमने जस्ट एक वेबसाइट और एक फेसबुक पेज से स्टार्ट किया था। देन वी क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेने लगे। दीप्तांशु शुक्ला वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसका हमने इंटरव्यू लिया था। एंड देन वी क्रिएटेड फॉर्म इन इंडिया, जो कि एज एन NGO हमने रजिस्टर किया। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंस राइट्स की। लोग सोचते हैं कि फॉल्स केस कर दिया, चलो बाइज्जत बरी तो हो गया, अब क्या ही उसको ट्रॉमा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक केस लाना चाहूँगी सबके सामने जिसके बारे में सभी ने सुना है, सरबजीत सिंह केस। आई थिंक सरबजीत जी यहाँ बैठे हैं। सो मैं इस केस के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जब केस निकली थी 10 साल पहले, तो पूरी मीडिया ने एक वर्ड यूज़ किया था, दिल्ली का दरिंदा। आज जब आप कभी भी बोलोगे सरबजीत सिंह केस, पहले कोई नहीं पहचानेगा, जैसे ही आप बोलोगे दिल्ली का दरिंदा सब पहचान जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट इम्प्लिकेटेड इन अ केस। भले ही आप बाइज्जत बरी हो जाओ, भले ही आपको इनोसेंट प्रूव कर दिया जाए, कोर्ट आपको एक्विट कर दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक इम्पैक्ट हमेशा रह जाता है। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू फाइल ए फॉल्स केस, राइट। और आपने पूछा था यूट्यूब चैनल के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि हम एंटी वुमेन तो है नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो मैं एंटी वुमेन तो नहीं हूँ। तो हम सिर्फ उन्हीं केसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे झूठे केसेस किए गए हो या फिर किसी ने अपनी जान गंवाई हो झूठे केसेस की वजह से। तो रिसेंटली क्या हुआ कि यूट्यूब चैनल के डिलीट होने के लिए आपको 3 स्ट्राइक्स का आना ज़रूरी है, लेकिन हमारी चैनल अचानक से कुछ दिन पहले रिमूव कर दी गई थी बाय यूट्यूब। तो हमने सोचा कि मे बी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट हुए हों, क्योंकि हम इस तरह के केसेस सामने लाते हैं। देन दीपिका जी ने मुझसे कहा कि नो अंतरा, यू डोंट लिव इट लाइक दैट, यू मेक अ वीडियो ऑन ट्विटर। आप एक्स में एक ट्विटर बनाइए और हम उसको रीशेयर करेंगे ताकि यूट्यूब एटलीस्ट आकर वहाँ कमेंट करे, कुछ तो करे, क्योंकि दे जस्ट कैन नॉट रिमूव अ चैनल लाइक दैट ना, कि उनकी भी तो कोई गाइडलाइन है कि ये गाइडलाइन अगर वायलेट हो तभी चैनल रिमूव होगी। तो हमने एक वीडियो डाली, उस पर सभी लोगों ने, सभी हमारे जो ज्योति दी ने, सोनी जी ने, दीपिका जी ने, सभी ने उसको रिट्वीट किया। तो यूट्यूब ने वहाँ पे रिप्लाई किया एंड उसके बाद आई थिंक दीपिका जी ने इसको मेल भी किया था रिगार्डिंग दैट। तो फिर उसके बाद हमारी चैनल वापस आई। बाद में पता चला कि दैट चैनल वाज एक्चुअली मास रिपोर्टेड बाय फेमिनिस्ट, जो कि हमारे फॉलोअर्स ने हमें बताई थी। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे थे जहाँ पे कुछ महिलाएं बात कर रही थी कि इस चैनल को डिलीट कराना है क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ बात करते हैं। तो उनका एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पे हमारे लिंक्स भेजते थे। वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इंक्लूडेड है, फेमिनिस्ट वगैरह, और वो मास रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल रिमूव हुआ था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें झेलना पड़ता है, बट अल्टीमेटली वी आर डूइंग वट एवर वी कैन। मैं जस्ट बोलना चाह रही हूँ कि हम क्या काम करते हैं। तो काउंसलिंग वगैरह, गाइडेंस वगैरह तो हम करते ही है। पुरुषों को जो भी फंसे हुए केसेस में हम वो पूरी तरह से उन्हें हेल्प करते हैं, और गाइडेंस से काउंसलिंग के लिए हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। सेकेंडली हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है उत्तर प्रदेश से, तो वो एक लॉ स्टूडेंट है, तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं। हेल्थ चेकअप कैंप्स हम करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे। तो इसी से फॉर्म इन इंडिया की शुरुआत हुई। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सविता जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आप एक तरफ फीमेल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या पे काम करती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए काम करती हैं, और एक तरफ मेंस राइट के लिए। कैसे ये आपको फील हुआ कि मुझे पुरुष अधिकारों में भी कूदना चाहिए, और आप इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं दीपिका का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ये मंच दिया, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से धरातल पे काम करती हूँ। पानीपत हरियाणा में है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत आप सबको पता है राष्ट्रीय स्तर पे पानीपत से हुई थी।
ये नहीं था कि पानीपत दिल्ली के नज़दीक है इसलिए हुई थी, क्योंकि हरियाणा जो है वो बेटियों को गर्भ में मारने के नाम से जाना जाता था। बेटियों को गर्भ में मारते थे। उसके बाद हमारा जो रेशो था वो लिंग अनुपात सबसे नीचे था हरियाणा का, और हरियाणा में सबसे नीचे था पानीपत का। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत वहाँ से की थी, और उसी समय मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं इन बेटियों की लड़ाई लड़ूंगी जिन बेटियों को गर्भ में माताएं मार रही हैं। लेकिन जब मैंने वो लड़ाई 2015 में शुरू की थी, धीरे धीरे मेरे पास ये केस आए कि बच्चा पैदा करके कोई झाड़ियों में फेंक रहा था, कोई गलियों में फेंक रहा था, मतलब पैदा करके। तो वो केस मेरे पास आए तो पुलिस उस चीज़ को नकार देती थी कि कोई बच्चा मिला या कोई भ्रूण मिला तो मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा 2-3 महीने में क्लोज। लेकिन कई केस मैंने खुद अपने स्तर पे ढूंढ के उन माओं को भी और उन पिताओं को भी जिनका वो बच्चा था, चाहे वो अनमैरिड का था चाहे वो मैरिड का था, क्योंकि लड़के खासकर जो अनमैरिड महिलाएं थी, लड़की मतलब जो युवतियां थी उनके थे। तो मैंने वो कई जो है मामले उजागर किए और उनको जो है मुकदमे भी दर्ज करवाए। तो फिर धीरे धीरे पुलिस वाले कहने लगे कि भाई आप किस किस को अंदर कराएंगी, ये तो पानीपत में रोज़ का काम है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, यूपी और बिहार के ज़्यादा यहाँ पे जैसे मजदूरी करने आते हैं फैक्ट्रियों में, वो ज़्यादा केस मेरे पास आने लगे। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया पे मेरी चीज़ बहुत कम है, अब तो दीपिका डाल देती है, थोड़ा बहुत पता लगता है, नहीं तो किसी को पता भी नहीं होगा। 17 ऐसे मामले मेरे पास हैं 2017 से अब तक। पहला केस 2017 में आया था, एक 4 साल की लड़की के साथ रेप करके और उस बच्ची को मार के कुएं में फेंक दिया था। उस बच्ची की लड़ाई लड़ी, धीरे धीरे 17 ऐसे केस हैं जिन के केस मैं खुद लड़ रही हूँ। उन परिवारों को ये भी नहीं पता थाना कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस मानसिकता का शिकार हुई हैं। 7 साल की बच्ची को एक तांत्रिक ने दिवाली की रात को मतलब उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसका रेप किया और रेप करके मार के उसको फेंक दिया। उसके परिवार को ये भी नहीं पता हमारा केस कहाँ चल रहा है। उसकी जब गवाही भी आई थी तो 5 बार उसकी माँ को ये बताना पड़ा था कि आपने ये बोलना है कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ। लेकिन केसों में एक में फांसी की सज़ा सुनाई जज ने, एक केस में 2 लड़कों ने उसके साथ मतलब गैंग रेप किया था, एक 12 साल की लड़की का, फिर वो हाई कोर्ट चले गए, चलो अभी हुआ तो नहीं लेकिन सज़ा हुई। ऐसे ही एक 2 बहनें थी, एक 8 साल की, उस लड़की के साथ दरंदगी करी गांव के ही एक व्यक्ति ने, और वो मतलब बिल्कुल लड़की मरने की कगार पे थी, खून में लथपथ, मतलब ऐसे था कि वो छोड़ दिया। उसकी छोटी बहन के साथ भी कुछ दिन पहले उसी व्यक्ति ने ये काम किया था, उसको 30 साल की सज़ा हुई। एक केस में अभी 40 साल की सज़ा हुई। ऐसे 17-18 केस हैं जिसका मैं लड़ रही हूँ, जिसमें 4-5 में तो फैसला आ चुका है, बाकी ये धीरे धीरे जब लोकल मीडिया में खबर आती थी कि भाई सविता आर्य कोई है और ये बच्चियों की लड़ाई लड़ती है और जिसके साथ खड़ी होती है स्तंभ की तरह खड़ी होती है, तो फिर धीरे धीरे महिलाएं आने लगी। जब महिलाओं की FIR में पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि सब में एक ही लाइन होती है कि नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ रेप किया। मेरे को लगा कि भाई ये किसी वकील ने लिखी हुई ये कहानी है, 1 की देखी, 2 की देखी, 10 की देखी, 20 की देखी, तो मुझे लगा कि कोई कंप्यूटर में ये चीज़ फीड है कि नाम तो वो चेंज कर देते हैं लेकिन बाकी कहानी सबकी सेम ही है कि मेरे को नशीला पदार्थ खिलाया, मेरे साथ ये किया। ऐसा भी आया कि मैं एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी
और एक ऑटो वाला आया, उसने ऑटो रोका, मेरे साथ मेरे को बिठा के ले गया, उसने ऑटो में मेरे को पानी पिलाया और नहर पे जाके मेरे साथ रेप कर दिया। तो जब ये ऐसे ऐसे केस देखने लगी और उसी बीच में 2023 में एक ऐसा मामला आया कि गांव में खेत होते हैं, खेत में डेरा था, डेरे के अंदर 3 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था। जब वो घटना ऐसी थी कि वो पूरी सुर्खियां बनी थी हरियाणा में, तब पूरी CIA, पूरी STF, पूरी हरियाणा की पुलिस उनको ढूंढने में लगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी CCTV फुटेज नहीं था। मैं हर रोज़ सुबह से शाम तक उन महिलाओं के पास होती थी। जो भी पुलिस वाले आते थे मुझे कहते थे, बहन जी इनकी काउंसलिंग करो, और हमें सुनने में आया है इस महिला ने खुद उस व्यक्ति को बुलाया। मैं उनके दिल से उन महिलाओं की से मतलब जुड़ी हुई थी। मैं उनसे पूछ रही थी, क्या उनमें से आप किसी भी एक व्यक्ति को जानती हो? वो महिला कह रही कि नहीं, हम उन व्यक्ति को नहीं जानते और हमें नहीं पता, ये पहली बार हमारे पास आए और पूरा सब कुछ छीन के। उस महिला और उस पुरुष पे क्या बीती होगी, जिसकी बहन, जिसका जीजा, जिसका साड़ा और उन तीनों की बहुएं और उनके सामने किसी उसके साथ गैंग रेप हुआ हो, उनके दिल पे क्या बीती। तब मुझे लगा था कि जो सच में ही ये पीड़िताएं हैं, इनको भी उन महिलाओं की वजह से न्याय नहीं मिलता जो महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं, 5 साल 10 साल किसी के साथ रिलेशन में रहती हैं और बाद में कहती हैं कि हमारा रेप कर दिया, शादी का झांसा दे दिया। एक महिला 45 साल की, जिसका बेटा 19 साल का, जिसकी बेटी 17 साल की, और महिला कह रही है कि शादी का झांसा दे के मेरे साथ रेप किया। मैंने ऐसे मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, 10 साल में सैकड़ों ऐसे मामले मैंने खुद जो कैंसिल करवाए हैं। मैंने एक ही बात उस आरोपी को बोली, क्योंकि वो पीड़िता की तरफ से तो आरोपी था, कि आप एक गलती मत करना कि आप जमानत लेके मत आना, किसी वकील के झांसे में मत पड़ना। अगर आपने जाके बेल ले ली तो आप आरोपी बन गए। जब तक मैं तेरे साथ खड़ी हूँ तुझे मैं जेल तक नहीं जाने दूंगी। ऐसे सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने जेल नहीं जाने दिया, उनके मुकदमे हमने कैंसिल कराए। और एक ही बात उन लड़कों को बोली, जैसे मेरा कोई प्रचार नहीं है, कहीं मेरा नंबर नहीं है, लेकिन एक जिस लड़के को मैंने न्याय दिलाया, उस लड़के ने किसी दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया। ऐसे करते करते अब भी मैं आपको बताती हूँ, जब महिला थाना पानीपत में खुले थे, यानी पूरे हरियाणा में महिला थाना खुले थे, तो धीरे धीरे हमें पता लगा कि महिला थाने की पुलिसकर्मी मिली भगत करके कुछ वकीलों से मिली भगत करके और झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं कुछ महिलाओं से मिलके। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने उच्च अधिकारियों को लेटर पे लेटर लिखे और 2022 में मैंने खुद हरियाणा के पानीपत का महिला थाना बंद करवाया कि इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होएगा। उसके बाद 2023 में दोबारा फिर महिला थाना खुला, जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 10 मुकदमे झूठे मिले। 24 में 10 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 9 मुकदमे झूठे मिले। और हर साल ऐसे ही जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो झूठे मिलते हैं। उसमें से कहीं ना कहीं, अगर पानीपत में 50 मुकदमे कैंसिल हुए 100 में से, तो कहीं ना कहीं 20-30 कैंसिल करवाने वाली मैं ही हूँ। तो ये मैं पानीपत की बताती हूँ। और पूरे हरियाणा में 27-28 ऐसे मामले हनी ट्रैप के हैं जो मैंने खुद अधिकारियों को डाल के हनी ट्रैप में मैंने खुद महिलाओं को अंदर करवा। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने डरना नहीं है। कोई भी झूठा केस, चाहे आपके ऊपर दहेज का है, चाहे रेप का है, चाहे छेड़खानी का है, कोई भी झूठा केस अगर आपके पास आपके कोई हो जाता है तो आपने डरना नहीं है। आपने कुछ दिन के लिए दूर रहना है, पुलिस के सामने नहीं जाना। हम जैसे आपके परिवार वाले या कोई और एक दीपिका जैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सभी मिलजुल के जितने भी यहाँ आए हुए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि सच के लिए लड़ना है। चाहे महिला है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई भी है, हमने लड़ाई लड़नी है, सच की लड़नी है, महिला पुरुष की नहीं लड़नी। जब हमें बराबरी चाहिए ना, तो हमें अपने बराबर में अपने उन भाइयों को भी सुरक्षित रखना है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से किसी महिला की
थोड़ी सी भी लालच की वजह से जो पैसे के लिए कुछ करती हैं या ब्लैकमेल करती हैं या कैसे भी कुछ भी है, उन सब की लड़ाई हम सब ने, आप सब ने मिलके लड़नी है और बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस एक जज मैडम बैठी है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, थोड़े से आप भी कुछ फैसले ऐसे सुनाने लग जाओ कि जिस तरह अतुल सुभाष का जो केस था, ऐसे ही एक मगन वाला मामला था रोहतक में। वो मरते वक्त उस लड़के ने बोला था कि बहन जी बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को भी बचा लो। वो शब्द मेरे लिए बोले गए थे और हम सभी बेटियों को भी बचाएंगे और बेटों को भी बचाएंगे, मिलके बचाएंगे। और एक का बात और भी कहना चाहती हूँ, हमारे पानीपत की बताऊंगी, 1200 से ज़्यादा हर साल लड़कियां और महिलाएं घर से भागती हैं किसी न किसी के साथ और आके फिर रेप का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। जाति मर्जी से हैं और आके रेप का मुकदमा दर्ज कराती हैं और फिर लड़के जेल में और लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। तो वो बच्चों को कैसे पालती होंगी, कैसे वो अपने परिवार का सामना करती होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पाती है 17.5 साल की, कोई पाती है 3 महीने रह रहे हैं 18 की होने में, कोई कहते हैं कि ये 15 साल की है। तो ये मामले भी मेरे पास ज़्यादा हैं। और तो टाइम कभी होगा तो मैं दीपिका के कभी चैनल पे बैठ के ही अपने बारे में पूरा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताती। लेकिन एक संकल्प करके यहाँ से जाती हूँ कि आपने डरना नहीं है। जब हम बेटियों के लिए लड़ते हैं तो बेटों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी नोट पे मैं इस सेशन का अंत करना चाहूँगी कि बहुत कमी है कि पुरुषों आपके साथ अब नारी शक्ति भी फुल ऑन है। Thank you so much. I would like to say, sisters and mothers, thank you for the reassurance, thank you for instilling further hope